नमस्कार, बड़ी खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी ने नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए। कुरुक्षेत्र के लाडवा से साक्षी खुराना को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुरुक्षेत्र के पेहवा से आशीष चक्रपाणी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कैथल के राजौन से बबीता बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर के सढौरा से शालिनी शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा नुहू के फिरोजपुर झिरका से मनीष जैन उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो गन्नौर से अरुण त्यागी इस बार उम्मीदवार होंगे। उधर सोनीपत के कुंडली से शिमला देवा का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। करनाल के तरावड़ी से राजीव नारंग उम्मीदवार बने हैं। करनाल के ही निसिंग से हिमांशु गोयल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं करनाल की अगर हम बात करें तो घरंडा से हैप्पी गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार इस बार होंगे। करनाल के असंध से कमलजीत लाठी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो उम्मीदवारों की लिस्ट है जो बीजेपी की ओर से जारी की गई है। और जो बड़े नाम हैं जिन सीट से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करनाल के तरावड़ी से राजीव नारंग उम्मीदवार बने हैं। नगर पालिका उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है और ये सभी नाम जो बीजेपी की ओर से अब उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में नगर परिषद चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर। इस समय बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कालका से कृष्ण लांबा को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। कैथल से सुरभि गर्ग बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। वहीं जींद की अगर हम बात करें तो अनुराधा सैनी का नाम भी लिस्ट में शामिल रखा गया है। तो 14 उम्मीदवारों की ये लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है और बीजेपी की ओर से नामों का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कालका से कृष्ण लांबा बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते दिन ही बीजेपी और जेजेपी ने ऐलान किया था कि दोनों पार्टी अब मिलकर ये चुनाव लड़ने वाली हैं। तो 18 में से 4 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं 14 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत से बड़ी खबर की। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने गन्नौर नगर पालिका और कुंडली में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं पर इस बार विश्वास जताया है। कुंडली से रोशनी और सुनीता वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। तो उम्मीदवारों की ये एक और लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई। तो आम आदमी पार्टी ने गन्नौर नगर पालिका और कुंडली में यहां पर महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। 2 महिला उम्मीदवारों को यहां से उतारा है। बड़ी खबर, कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बयान भी सामने आया है। इस बयान में कुलदीप बिश्नोई को रुतबे के हिसाब से नहीं दिया जा रहा कांग्रेस में पद, ये उनका कहना है। साथ ही कहा गया है कि कुलदीप बिश्नोई को कद के हिसाब से नीचे रख रही है कांग्रेस। रणजीत सिंह की ओर से कहा गया। कुलदीप बिश्नोई स्वर्गीय भजन लाल के बेटे हैं, रणजीत सिंह ने यह कहा है। इसके अलावा कांग्रेस से सहमत नहीं है कुलदीप बिश्नोई, ये भी रणजीत सिंह का कहना है। साथ ही कहा कि कांग्रेस में कोई सेनापति नहीं है। ये बड़ी बात है जो रणजीत सिंह की ओर से कही गई है। कोई जुटले, जीतेंगे दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कंट्रोल है नहीं, कांग्रेस के एमएलए भाग भाग के कह रहे हैं वोट देंगे। वो किसी से कोई सेनापति नहीं है कांग्रेस का। कुलदीप जो है कांग्रेस से सहमत नहीं है। कुलदीप को भजनलाल जी का बेटा, उसके कद में नहीं रखा जा रहा। उसे नीचा करेंगे, कैसे रहेगा। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायकों को नसीहत दी है। कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। ये नसीहत कुलदीप बिश्नोई ने दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा। तो सभी विधायकों को ये बड़ी नसीहत कुलदीप बिश्नोई की ओर से दी गई है। पहले ही पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई और अब विधायकों को ये नसीहत कुलदीप बिश्नोई ने दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने बड़ा बयान दिया। नाराजगी पहले ही है, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया है।
सभी को कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वो खुद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने वाले हैं और बाकी सभी विधायक भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। कुलदीप बिश्नोई की ओर से ये भी कहा गया कि इस समय पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और वोट डालें। खबर नारनौंद से आपको बता दें, नारनौंद हल्के के पेटवाड़ गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह। वहीं गांव के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है। तो 2 बिजली घर बनवाने का ऐलान उन्होंने किया है। नारनौंद हल्के के गांव पेटवाड़ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गांव में 220 किलोवाट और 32 किलोवाट की क्षमता के 2 बिजली घर बनवाने की घोषणा की। साथ ही गांव से गंदे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करवाए जाने की बात कही। इसके अलावा डिस्पेंसरी के लिए नया भवन बनवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पेटवाड़ गाँव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ग्रामीणों ने जितनी मांगे रखी है सभी को पूरा करवाया जाएगा। काम बहुत ही इज्जत दे रहा है। इतना बड़ा कट गांव में मैंने कभी नहीं देखा। बिजली की जो है सब दूर कर रहा हूँ जी, हर जगह कर रहा हूँ। जहाँ भी किसी के आया, इनके गांव वालों ने कहा मैं इनकी सब समस्याएं दूर कर दूँ, मैंने कह दिया। गांव ने मांग पत्र भी सौंपा है, उसको लेकर क्या दे दिया। पर अब मैं अभी है ना, क्योंकि एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है सारे हरियाणा में, म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन है, मैंने रख लिया। चुनाव के बाद सब काम करेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि देश से क्षेत्रीय पार्टियां तेजी से खत्म हो रही हैं और बीजेपी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि जिस गति से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि वो समय अब दूर नहीं जब देश के सभी राज्यों से क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हाल भी बेहाल है, ये पार्टी भी खत्म होने की कगार पर पहुँच गई है। तो वहीं उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। राज्यसभा में एक बीजेपी का उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस हारेगी, दोनों जीतेंगे। एक इंडिपेंडेंट जीतेगा जो कार्तिक है वो जीतेंगे, दूसरे जो बीजेपी के कृष्ण पवार हैं वो जीतेंगे। हमारे मित्र हैं, बड़ी आदमी है, हाउस में भी वो ठीक बोलते हैं और एक उनका अपना हरियाणवी उसमें है ना, डायलेक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पेश करते हैं। सीनियर साथी हैं, मेरी उम्र के हैं, तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है। पंडित जी ने तो मुझे बनते ही आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो समझदारी दिखाते हुए देश को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा का साथ दें। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का बराबर विकास करवाकर भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकती है। कुलदीप सिंह, नारनौंद, खबरें अभी तक। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपंत वन सिंह पन्नू ने 3 जून को हरियाणा में ट्रेनें न चलने देने की धमकी दी थी। और इस धमकी के बाद ही अब रेलवे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हरियाणा के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट रहेगा। करनाल में भी सुबह से ही सुरक्षा देखने को मिली। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी समर्थक संगठन की तरफ से धमकी दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को कि अगर हरियाणा में आज के दिन ट्रेन चलती है और कोई हादसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। इस समय हम करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और हरियाणा के जो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो अंबाला का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो, चाहे वो करनाल का हो, वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। हालांकि करनाल के रेलवे स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इक्का दुक्का जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस जरूर तैनात की गई थी। कुरुक्षेत्र और अंबाला में काफी ज्यादा सुरक्षा है। इस वीडियो को हम करनाल रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाई अलर्ट पर जो है हरियाणा के तमाम रेलवे स्टेशन को घोषित कर दिया गया है। गुरपत वन सिंह पन्नू की तरफ से ये धमकी दी गई है कि अगर हरियाणा में कोई भी ट्रेन चलती है तो इसकी जिम्मेदारी फिर हरियाणा सरकार की होगी अगर कोई हादसा होता है। यहाँ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा को लेकर कितनी तैयारी की गई है? जैसा कि ऐसे प्रमुख गुरपत सिंह पन्नू के द्वारा जो चेतावनी दी गई है कि हम रेल नहीं चलने देंगे पंजाब और हरियाणा में,
तो उसमें इसको देखते हुए डिप्टी कमिश्नर द्वारा मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है ताकि शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद हूँ। तो सुरक्षा वगैरह सर पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम नजर आ रही है, सुबह ज़्यादा थी, अब सुरक्षा कम है। जो पुलिस तैनात है, बाकी यहाँ कुछ लग नहीं रहा है ऐसा, लेकिन पुलिस तैनात है। तो ये तस्वीर हम आपको करनाल रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं। हालांकि आरपीएफ, जीआरपीएफ और साथ ही साथ जो करनाल पुलिस है उनको यहाँ पर तैनात जरूर किया गया है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर हरियाणा में ट्रेनें चलेंगी और कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। पहले भी कई बार धमकियां सिख फॉर जस्टिस की तरफ से हरियाणा सरकार को दी गई है, कई रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन फिलहाल करनाल में स्थिति सामान्य है। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, सुबह ज्यादा पुलिस तैनात थी, अब कम पुलिस तैनात है। वहीं कुरुक्षेत्र और अम्बाला की जो सुरक्षा है इससे भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस की जांच कई एंगल से लगातार जारी है। और इसी बीच हरियाणा के फतेहाबाद से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक बोलेरो जीप नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। हत्यारे जिस बोलेरो गाड़ी में सवार थे वो फतेहाबाद में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। साथ ही अब पुलिस ने गांव भिरडाना में छापा मारकर 2 युवकों को दबोचा है। दोनों को मूसेवाला हत्याकांड में किसी न किसी तरह से शामिल माना जा रहा है। पंजाब की मोगा पुलिस ने रात में फतेहाबाद में दबिश दी। मूसेवाला की हत्या में जिस बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है वो फतेहाबाद में दिखाई दी। शहर में कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये गाड़ी कैद हुई है। गाड़ी में कुछ लोग बैठे भी दिखाई दिए हैं। पुलिस ने भिरडाना से छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। मोगा पुलिस के साथ फतेहाबाद सीआईए टीम भी थी। पुलिस ने जिन लोगों को दबोचा है मोगा पुलिस उनको पंजाब लेकर जाएगी, जहां उनसे पूछताछ होगी। हत्या से 4 दिन पहले यानी 25 मई को बोलेरो गाड़ी को रतिया चुंगी से जाते हुए फुटेज में देखा गया। फिर ये गाड़ी हांसपुर रोड कट से होते हुए हांसपुर साइड रवाना हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये वही बोलेरो है। चलिए बात अम्बाला की, जहां पर युवाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के लिए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी गई और युवाओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद युवाओं का गुस्सा पंजाब सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अम्बाला में युवाओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामले में पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा वापसी के फैसले का विरोध किया गया। लगातार पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है। अम्बाला में युवाओं द्वारा सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के अलग अलग बाजारों में जगाधरी गेट चौक तक रोष मार्च निकाला गया। युवाओं ने सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, पंजाब सरकार मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। युवाओं का कहना है कि पंजाब सरकार के फैसले की वजह से सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है। युवाओं ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की भी मांग की है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को पंजाब की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश भर में इस घटना को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। मानसा के गांव मूसा में भगवंत मान का ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। एक रिपोर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान शुक्रवार को सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे। भगवंत मान के मूसावाला गांव में पहुंचने को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिली। मूसा गांव के लोग सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी में कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती होने की वजह से ही उनकी हत्या हुई और वो सीधे तौर पर हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं शुक्रवार सुबह से ही भगवंत मान के गाँव पहुँचने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हालांकि सीएम भगवंत मान के पहुंचने से पहले गांव में सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सीएम के दौरे की वजह से रिश्तेदारों को भी गांव में एंट्री नहीं मिल रही है। पुलिस ने हालांकि विरोध प्रदर्शन को शांत करवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी सरकार है।
हालांकि भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार को मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिलवाते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सिद्धू मूसेवाला के परिवार का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी राजनीतिक मकसद के तहत हटाई गई थी। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो अंबाला से है। सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने की मांग इस दौरान की जा रही है युवाओं की ओर से, और लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया है। हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी यहाँ पर युवाओं ने की है। युवाओं ने पंजाब सरकार पर भी इस दौरान सवाल उठाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोहाना से मानव अंगों की तस्करी का बड़ा मामला गोहाना से सामने आया है। गोहाना के एक निजी अस्पताल में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी यहां पर हुई है और दिल्ली पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही। करीब 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। अस्पताल से लेकर कई सबूत यहां पर मिले हैं। पूछताछ के लिए 2 लोगों को अपने साथ भी दिल्ली पुलिस लेकर गई है। तो ये बड़ा मामला इस समय गोहाना से सामने आ रहा है। बड़ी खबर गोहाना से, मानव अंगों की तस्करी का ये पूरा मामला है। पुलिस और संयुक्त स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। निजी अस्पताल में ये कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम 2 लोगों को अपने साथ भी लेकर गई है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कहां तक ये तस्करी का पूरा कारोबार फैला हुआ था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो लगभग 5 घंटे तक की कार्रवाई चली है और दिल्ली पुलिस इस दौरान मौजूद रही। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन अंतिल हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, कैसे चल रहा था ये पूरा मानव तस्करी का खेल, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो है इसमें सबूत थे और जो इसमें बात कहें जो चोर था वो दिल्ली पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी और गोहाना का एक निजी अस्पताल जहाँ पर पूरा कारोबार चल रहा था वहाँ से जो गिरफ्तारियां हुई है। हालांकि इस मामले में सोनीपत पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ सोनीपत पुलिस को जो छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, स्वास्थ्य विभाग दिल्ली की टीम आई थी और जो स्वास्थ्य विभाग है उनका ये कहना था कि इनपुट उन्हें मिले थे। उसके बाद छापेमारी की गई है और गिरफ्तारी करे दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है और दिल्ली पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जी नितिन, कैसे ये पूरा गिरोह काम कर रहा था, क्या जानकारी? जी इस बारे में अभी तक कोई पूरी जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये निकल कर आई कि लाखों रुपए में जो ये मानव तस्करी जो होती थी, जो किडनी का जो सौदा होता था, लाखों रुपए मिलते थे। सबसे पहले ग्राहक से रुपए ले लिए जाते थे, आधी पेमेंट होती थी और उसके बाद पूरी पेमेंट जब जो किडनी दे दी जाती थी तब होती थी। इसमें जो डॉक्टर्स भी संलिप्त थे और जो स्टाफ नर्स थी वो भी इसमें शामिल थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के मामले में इंटरेस्ट मिले, स्वास्थ्य विभाग को मिले, तो उनकी एक टीम का जो गठन किया गया। तो सोनीपत के गोहाना में स्थित एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर छापेमारी के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई है, अभी जो है इस मामले में यही जानकारी मिल पाई कि जांच जारी है, कितने लोगों को किडनियां दी, कितने लाभ लिए गए हैं, इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। जी बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे पर कार जलती हुई नजर आई। महज 5 मिनट के भीतर ही ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब धुआं देख वक्त रहते कार चालक यहां से उतर गया और अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। तो तस्वीरें दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से सामने आई हैं, जहां पर महज 5 मिनट के भीतर ये पूरी कार जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप देखें। गर्मी का वक्त है और अक्सर ऐसे दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो दिल्ली अमृतसर हाईवे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक कार जलती हुई नजर आई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार चालक कार से नीचे उतर गया और उसकी जान बची। और बड़ी खबर पानीपत से। पानीपत में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग और इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और मजदूरों को फैक्ट्री से फिलहाल निकाला जा रहा है। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पानीपत से ये मामला सामने आया है। पानीपत में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और कई मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। और ऐसे में यहाँ पर दर्जन भर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। बाकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर ये आग फैली है, काफ़ी भीषण ये आग और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिश जारी है।
चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो हमीरपुर में होगी बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें। 6 जून को बीजेपी पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक होगी। 7 जून को प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। सीएम जयराम ठाकुर बैठक में इस दौरान मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही बैठक में प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी त्रिलोक जम्वाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही संगठन महामंत्री पवन राणा भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी मिशन रिपीट को लेकर रणनीति बनाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बैठक 6 और 7 तारीख को होने वाली है और आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ और इस सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी 80,000 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम की ओर से किया गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जनता का विश्वास योगी सरकार पर है। पीएम ने कहा कि यूपी की तरक्की भारत के हर छठे व्यक्ति की तरक्की है। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। काशी का सांसद हूं। उत्तराखंड के चंपावत की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भारी मतों से हरा दिया है। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी समेत सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोची को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं उपचुनाव के लिए 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को 55,000 से ज्यादा, सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409, निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 और नोटा के हिस्से में 372 मत आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। चलिए इसी के साथ ही बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नमस्कार।